Welcome back. My name is Farhan Irfan Khan. I'm a personality development coach, image consultant and a life coach. तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट जो यूसीसी पे जो डिस्कशन चल रहा है सुशांत जी का और डॉक्टर रिजवान अहमद का, तो वो हम देखने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट है, अगर पहला नहीं देखा तो वो देख लेना। शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट पेस में देखते हैं 1.25 में, ताकि जो है बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चले, क्योंकि मैं यूजुअली देखता हूँ 2.5 या 3 पे, बट 1.25 एटलीस्ट, ठीक है। तो उसमें हम देखने वाले हैं। अगर आपकी कोई राय हो, अगर कोई चीज़ जो है आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ बात आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे चैनल्स भी चेकआउट करें जहां हम बहुत सारा कंटेंट डालते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। वो सपा के जो है अपने अजीज खान के, रिजवान जी ये बताइए कि मुस्लिम्स पर निशाना क्यों साधा जा रहा है यूसीसी का? मैंने जिम्मेदारी से बोला है, अपने मन से भी बोला है कि यूसीसी आसान नहीं है, इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगी, चिंतन होना चाहिए। लेकिन मुसलमान पर हमारे निशाना साधा जा रहा है क्योंकि मुसलमान एक सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है इस देश की। मुसलमान को हिंदू मेजॉरिटी के साथ, इस बदलाव के साथ खड़ा होना चाहिए। उसके अलावा जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ट्राइबल्स के वगैरह वगैरह, ये सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हर कानून में सुशांत भाई एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। हमारे आईपीसी में अपवाद है कि आप सेल्फ डिफेंस में किसी आदमी को मार सकते हो, लेकिन हिंदू तो आप कहते हैं हिंदू का ओपिनियन। अरे हिंदू के ओपिनियन की वैल्यू क्या है इस देश में? 1955 में हिंदू का ओपिनियन लिया गया था? नहीं लिया गया था, कुछ नहीं लिया गया था। आप ये बताइए, कह दिया हिंदू मैरिज लॉ, हिंदू सक्सेशन लॉ, हिंदू फलाना लॉ, हिंदू मैरिज लॉ, इसमें क्या कोई धर्मशास्त्र या मनुस्मृति से कोई इंस्पायर होके ये लॉ बने हैं? नहीं बने हैं, लेकिन कह दिया गया हिंदू लॉ। अरे ये हिंदू लॉ है ही नहीं भाई। मॉडर्न लॉ, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र वगैरह वगैरह को किनारे कर 1955 पर हिंदुओं पर थोप दिए गए। अब हिंदू से पूछा जा रहा है यूसीसी चाहिए या नहीं चाहिए। अरे हिंदू के लिए तो 1955 से देश में यूसीसी ऑलरेडी है। अरे भैया उससे क्यों पूछ रहे हो? उस बेचारे की क्या? हमने तो पाठशाला में बताया, जब हिंदुओं के लिए कानून आ रहा था तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा नेहरू जी से कि भाई अगर इतना अच्छा है तो मुसलमानों के लिए भी ले आओ। एग्जैक्टली, तो उनको चुप करा दिया। एग्जैक्टली, ये हाल है इस देश का। तो सुशांत भाई मजेदार बात यह है, आप जब कहते हो कि यूसीसी होना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए, तो फैक्चुअली और टेक्निकली ये गलत है सुशांत भाई। अरे क्योंकि आप पर तो ऑलरेडी यूसीसी लागू हो ही चुका है 1955 में। आप तो मॉडर्न लॉ से, कॉमन लॉ से गवर्न हो ही रहे हो। बात तो बाकी 10% की, 20% की है, जिसमें मुस्लिम भी आ गए, सिख भी आ गए, पारसी भी आ गए, ईसाई भी आ गए। यूसीसी तो हमने रोक रखा है। अच्छा देखिए, ऐसे में जब सीए आता है कि जो हिंदू पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं उनको भारत में जगह दी जाएगी, तब कहा जाता है कि भाई नहीं, मुसलमानों को भी कर, पाकिस्तानी मुसलमानों को भी ले आओ, अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी ले आओ। मतलब हिंदू मुसलमान वहां बराबर होना चाहिए, जो हिंदू को मिलेगा वो मुसलमान को चाहिए। लेकिन हिंदू पे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके से 1955 से लागू है, तब कोई नहीं कह रहा कि अरे मेरे हिंदू भाइयों पे लगाया, हम पे भी लगा। बिल्कुल वो चीज नहीं है भाई। एक होता है ढका छुपा दोगला खेल, ढका छुपा जिसमें आंखों की शर्म होती है। अरे यहां तो खुला खेल हो रहा है दोगलापन का, खुला, जिसको बोलते हैं नग्न नाच हो रहा है दोगलेपन का। लेकिन उसको कोई करेक्ट करने वाला नहीं है मजबूती से। और मुझे अफसोस भी है और एक स्पेस भी देना पड़ता है मोदी जी को। लेकिन भाई हम 330 सीटों पर भाजपा है, भाजपा को स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, राष्ट्र हित में लेने पड़ेंगे। और अगर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिए ये बदलाव की जो दौर चल रहा है ये हमेशा के लिए नहीं है। तो मेरी ये विनती है, बड़ी अजीब विनती है। अब आपको सुनने वाले और मेरे सुनने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे मेरी इस बात से। यूसीसी में गवर्नमेंट से कहता हूं भैया इतना ना कैनवस फैलाओ ये रायता बिखर जाए, क्योंकि यहां पे रायता बिखेरने वाले नुक्कड़ नुक्कड़ पर बैठे हैं। मेरा एक कथन है, जो मेरी आवाज ऊपर वाला करे गवर्नमेंट तक पहुंचे। सेक्शन 25 भी रहने दो, सेक्शन 29 भी रहने दो और सेक्शन 44 भी रहने दो। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सीधे सीधे मॉरलिटी के आधार पर जितने भी पर्सनल लॉ हैं सबको अमेंड कर दो, सबको ठीक कर दो। और ऊपर ऊपर बोलो कि हम पर्सनल लॉ को टच नहीं कर रहे हैं, हम आर्टिकल 25 और 29 का सम्मान कर रहे हैं, उसे टच नहीं कर रहे हैं। और जहां जहां भी पारसी लॉ, सिख लॉ, क्रिश्चियन लॉ, फलाना लॉ, मुस्लिम लॉ आपको लगता है मॉरलिटी के हिसाब से एक वर्ग के खिलाफ यानी महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, तलाक के बिद्दत की तरह उस चीज को चेरी पिक करो, 6-7 पॉइंट मोटे मोटे पकड़ लो, वो सब पर कमेंट कर दो। बाकी सबसे कह दो भैया अपने पर्सनल लॉ के साथ खुश बैठे रहो। मुझे मेरी जो समझ है यूसीसी में ऐसा ही होने जा रहा है। अगर आप देखेंगे भाई, देखिए जनसंख्या को लेकर सरकार चिंतित है, नरेंद्र मोदी लाल किले से बोल चुके हैं, ये उनके दिमाग में है।
ठीक है। अगर जो उत्तराखंड का अभी जो मोटे तौर पर बाहर आ रहा है कि भाई किस तरह का प्रारूप होगा, उसमें कमोबेश ऐसी बात आ रही है कि भाई अगर आप 2 बच्चों से ज्यादा करेंगे तो सरकारी नौकरी जो है उसके लिए फिर मत अप्लाई कीजिए, या उसमें आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सीधा सा हिसाब है। 2 से ज्यादा करने तो फिर मत आइए सरकारी नौकरी में, जितने करने कीजिए, अपना प्राइवेट करते रहिए। दूसरी बात कि भाई आप जो लोगों को लगता है कि अगर यूसीसी आ गया तो हमारे कल्चर में चेंज हो जाए। अरे भाई ऐसा थोड़ी कि यूसीसी आ गया तो हम 7 फेरे लेकर शादी नहीं करेंगे, हम भी निकाह पढ़ेंगे, या जो निकाह पढ़ता है उसको 7 फेरे लेने पड़ेंगे, ये सब थोड़ी हो रहा है। जो गलत, अब भाई हिंदू धर्म में था कि एक जमाने में महिलाएं जो है अगर पति का देहांत हो जाता था तो चिता पे जाकर बैठ जाती थी, सती हो जाती थी। अब ये कोई पर्सनल चॉइस का मसला थोड़ी है कि आप छोड़ देंगे, नहीं नहीं भाई उसका पति मर गया, उसकी पर्सनल चॉइस है, वो जिंदा रहे या मरे। कहते थे लोग उस वक्त भी कि नहीं नहीं ये तो गलत है, उसको आप कैसे बचा सकते हैं। एक लड़ाई लड़ी गई और उनको निकाला गया। ये कोई पर्सनल चॉइस हो सकती है कि मैं जाके पति के साथ जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, और जिसकी नहीं भी चॉइस है उसको जाके लोग बैठा देते थे। वैसे ही भाई तुम्हारा हलाला होगा, ये कोई पर्सनल चॉइस हो सकती है क्या? तुमको जो है पति मर जाएगा तो पत्नी को जो है वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, ये कोई पर्सनल चॉइस है क्या? ये तो मानवीय पहलू है कि भाई वो कैसे रहेगी, बच्चे को मिलेगा, महिला को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? और दूसरे धर्म में मिल रहा है, तुमको क्यों नहीं मिलेगा? ये सब तो मानवीय पहलू है। तो मुझे ऐसा लगता है मोटे तौर पर यूसीसी अगर आएगा भी तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, तुम मंदिर नहीं जाओगे, ये सब नहीं होगा। जो समाज में ऐसी चीजें हैं जो एक बड़े वर्ग को लगता है, और मुसलमानों में भी लगता होगा, बोले ना बोले वो अलग बात है, लेकिन जो पढ़ा लिखा मुसलमान है उसको भी लगता होगा यार कि ये गलत है हम इसमें, तो उसको ठीक करने का प्रयास होगा। और इसमें मुझे लगता है किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं और इसको उसकी छोड़ने की बात ना हो। नहीं, अगर आप ये मानते हैं कि पढ़ा लिखा मुसलमान बड़ा चिंतित है और कह रहा है कि नहीं मोदी जी जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पर भाई आप गलत हो सकता है 1-to-1 कन्वर्सेशन में कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी मुस्लिम आपसे ऐसी बातें कर आपका मामू बना के निकल जाए। धरातल पर यह हकीकत नहीं। पहली चीज। और दूसरी बड़ी बात बताऊं, अब जब बोल रहे थे मुझे हंसी आ गई कि यूसीसी में उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि भैया अगर 2 बच्चे होंगे तो तुम सरकारी नौकरी में आओगे, अगर ज्यादा करने हैं तो भैया तुम रहने दो, फिर तुम्हें सरकारी नौकरी। मुझे भी हंसी आ रही थी ये बात सुन के कि मेरे मुसलमान तो वैसे भी नहीं जाते, वो क्या रख लो अपनी सरकारी नौकरी। सुशांत भाई बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, ये आबादी के चक्कर में ना आप लोग बहुत लंबा धोखा खाओगे 100 साल बाद। मेरी बात समाज याद रखे बता रहा हूं, तारीख नोट कर लो सुशांत भाई। अब उत्तराखंड में आपने ये शगुफा छोड़ दिया तो हिंदू तो कहेगा भैया 1 बच्चा या 2 बच्चा क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है। मुसलमान कहेगा बेटा मुझे सरकारी नौकरी में जाना ही नहीं है, मैं तो 4 करूंगा, 4 नहीं चाहिए मुझे सरकारी नौकरी। और सरकार कौन तय करेगा? 25 साल बाद, 30 साल बाद वो वोटिंग करेगा, वहां पलट के जो वार करेगा अपनी आबादी के दम पर ना, तो अपनी सरकारी नौकरी लिए बैठे रह जाओगे सुशांत भाई। नहीं तो फिर उसमें एक क्लॉज लगा दीजिए, फिर आप कहिए कि जिसको चुनाव भी लड़ना है वो भी 2 बच्चे रखे, फिर तो इधर आबादी बढ़ा के वोट बैंक भी बना लोगे। अपना मुसलमान नेता कैसे चुनोगे अगर उसके 3 बच्चे होंगे भैया? नहीं, इसमें बताऊं, इसमें ना एक वो बड़ा अच्छा अमेरिका के जो अभी जो प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहे हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, मुझे नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, देव या ऐसी कुछ नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो वो प्रेसिडेंट के लिए जो है अपना नाम दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो अगेंस्ट में है या साथ हैं जो भी है। तो बात यह है कि उसने बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा कि यार देखो ऐसा है कि वोटिंग राइट ना सबको नहीं मिलना चाहिए कि हर कोई खड़ा हुआ वोट देने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें एक अमेंडमेंट होनी चाहिए, इसमें एक क्राइटेरिया होना चाहिए। आप जितना समाज के पक्ष में होगे, आप जितना समाज में कंट्रीब्यूट करोगे, उस हिसाब से आपका वोट होगा। तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, आप गवर्नमेंट पे जिंदा हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो किस बात का वोट? भाई ऐसा होता है ना कि घर में जब डिसीजन लेना होता है तो सबकी राय थोड़ी ना ली जाती। यही सच्चाई है, सबकी राय नहीं ली जाती। राय उसकी ली जाती है जो करता धरता होता है, जो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, उसकी राय ली जाती है, राइट। तो अगर आप भाई कोई जो है कम्युनिटी वर्क कर रहे हो, मैंडेटरी होगा कम्युनिटी वर्क, तो आप किसी के वहाँ पर होता है कि भाई आप जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पर लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है और सुविधाएं दी जाती हैं, वहाँ पर जाके आप फ्री में आप काम करते हो। वो आपके जो है उसमें लिखता है कि भाई इन्होंने इतने घंटे काम किया है, इन्होंने इतने दिन काम किया है, राइट। तो इस तरीके से आप कम्युनिटी में जो है कंट्रीब्यूट करोगे, आप टैक्सेस भरोगे, आप और भी चीज़ों का पालन करोगे। आप जितने अच्छे सिटीज़न होगे उस हिसाब से आपको वोट मिलेगा। ये नहीं कि हर किसी के पास पढ़े हैं नहीं हैं, मतलब पढ़े हुए हैं, घर पे पढ़े हुए हैं और कुछ किया भी नहीं है और ला वोट दे देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात सही है, जब बेवकूफ़ टाइप के लोग वोट करते हैं तो फिर उसका नतीजा भी वैसे ही होता है। किसी बड़े अच्छे शख्स ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ अ डांस ऑफ इडियट्स और समथिंग लाइक दैट, मैं भूल रहा हूँ, बट ये सही है, सबको वोटिंग राइट नहीं होने चाहिए, राइट। क्योंकि उसके डाउन साइड्स भी हैं, बट सही है ना यार, थोड़ी अकल वाला तो हो, थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट तो करता हो, तो फिर वोट दो तुम। सुशांत भाई यहाँ भी, सुशांत भाई बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ।
अभी आप हंसोगे सुशांत भाई, यहाँ भी गलत हो। ऐसे ऐसे आपकी कम्युनिटी में हिंदू बैठे हैं ना, जो मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान को गोद में लिए बैठे हैं, है ना। यहाँ भी टेक्निकली गलत हो रहा है मेरे भाई, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ उसमें। एक बात बता दूं, बुरा ना मानना, वो हिंदू हिंदुत्व का दुश्मन है जो कह रहा है मैं एक बच्चा करूंगा। वो हिंदुत्व का दुश्मन है, भारत का दुश्मन है, बता रहा हूं। हिंदू को कम से कम 2 और अगर क्षमता हो तो 3, ये बोल रहा है डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। कम से कम 2 और क्षमता हो तो 3 बच्चे करने चाहिए अगर अपना भविष्य चाहते हो सुरक्षित। ये एक बच्चा होगा, सुन लो, एक बच्चा होगा तो बत्ती का बिल कम हो जाएगा, एक बच्चा होगा तो इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेगा, एक बच्चा, इस चक्कर में मत फंसो, 100 साल बाद बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं, फिर मैं ये कह रहा हूं कि उसमें फिर देखिए, अगर वो एक की आबादी बढ़ जाएगी तो दूसरे को खतरा हो जाएगा, और इसमें आप आबादी का बैलेंस जो है वो क्रिएट करने जाएंगे, तो फिर देश में ना खाने के लिए बचेगा ना पीने के लिए बचेगा। इसका कोई तो रास्ता देखिए ढूंढना होगा। या तो फिर आप ये कीजिए कि अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं तो फिर किसी सरकारी योजना में मत घुसिए। फिर आप कहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिल रहा है वो हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर तुम अपना घर बनाओ, अपने 6 बच्चे रखो, 8 बच्चे रखो। अगर तुमको सिलेंडर चाहिए, तुमको कोई भी राशन कार्ड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो फिर 2 बच्चा जो है उसका लिमिट हर चीज में लगाइए और उसको सब पे लागू कर दिए। राशन कार्ड भी मत बनाइए, फिर बोलिए कि तुम अपना खरीदो, अपना खिलाओ, उससे ज्यादा सरकार नहीं देगी। तब हो सकता है, लेकिन अगर ये बैलेंस करने पे आइएगा तब तो फिर खत्म हो जाएगा मामला। नहीं बॉस, बात बैलेंस की नहीं है। बात ये है कि जब भी आप कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर देंगे तो आबादी के लिए मुसलमान उसे नहीं मानेगा, वो कहेगा भैया मुझे वो ल्यूक्रेटिव ऑफर नहीं चाहिए। देखिए बात समझिए, राशन कार्ड के लिए तो मानेगा सुशांत भाई। हिंदू की आबादी लेटेस्ट पहुंची है जिसमें मुसलमान की भी कम हुई है, फॉल हुआ है मानता हूं। मुसलमान हिंदू की आबादी पहुंची है 1.90 हिंदू की, और मुस्लिम की पहुंची है 2.30। देखने में कितना कम लगता है, कितना कम लगता है यार। 1.9 इधर है, 2.3 उधर है। ये जो 0.4% का फर्क है ना, ये 0.4% का, इसका असर, मेरी बात 100 साल बाद अगर कोई सुनेगा बाई चांस, आईटी अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, ये 0.4 का जो फर्क है ये 100 साल बाद इतना बड़ा फर्क हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, मुस्लिम को हावी, जब बंटवारा हुआ था मुस्लिम की आबादी कितनी थी? अरे क्या 60% थी क्या? 25% आबादी में देश का बंटवारा हो गया। मुस्लिम इस टाइम 15% है। आप क्या सोचते हैं मुसलमान को हिंदुस्तान पर हावी होने के लिए 55% होना पड़ेगा? ये सोचते हैं? अरे 25% पे तो बंटवारा हुआ था मेरे भाई। कहां हो आप? केरला जाके हाल देखो कितनी मुस्लिम आबादी है, 40% है। बंगाल जाके हाल देखो कितनी मुस्लिम आबादी है। नहीं, उसका एक और पहलू है कि इनमें अकेले इतना पावर नहीं था कि ये देश का बंटवारा कर लेते। कांग्रेस ने माना क्योंकि अंग्रेज चाहते थे, राइट, रेड आर्मी को रोकने के लिए। तो वो भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो ये खाली सोचना कि नहीं मुस्लिम इतने हो जाएंगे तो बंटवारा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर कांग्रेस नहीं मानती, अगर कांग्रेस तबीयत से खड़ी हो जाती, गांधी जी और बाकी सारी जो हैं ये सारे खड़े हो जाते एक बार में, तो बंटवारा नहीं होता। बात ये थी कि भाई अंग्रेज़ों ने ही शर्त रखी थी कि हम चले जाएंगे लेकिन ये काम हमारा करके दो, नहीं तो फिर हम नहीं जा रहा, बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस ने सोचा साहब ऐसा करोगे, इनको भगाओ, छोड़ो छाड़ो, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो रेड आर्मी को भी रोकना था उस तरफ, तो वो मेन पावर वहाँ से आई थी तोड़ने की। इन अकेले में इतनी ताकत नहीं थी कि ये देश छोड़ देते। ठीक है, चलो 60% है नहीं, 25% में काम लगा देंगे हम। 25% में, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। गवर्नमेंट को बड़ी सख्त पॉलिसी लानी पड़ेगी, बर्थ कंट्रोल पे बड़ी सख्त। ये आदमी को आप जेल तो नहीं भेज सकते, लेकिन उसको ये लगना चाहिए कि तीसरा बच्चा पालना इस देश में मेरे लिए मुसीबत हो जाएगा। वही तो कह रहा हूं कि आप जैसे ऋषभ जायसवाल पूछ रहे हैं कि यूसीसी से क्या पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अगर पॉलीगमी रुक जाएगी। भाई पॉलीगमी से अभी कौन सा लोग 4 शादियां कर रहे हैं तब ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। जिसको ज्यादा बच्चा करना है वो कर ही रहा है, उसमें कोई शादी 4 करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यूसीसी आने से बच्चे कंट्रोल हो जाएंगे। भाई एक शादी से लोगों के 11 बच्चे हैं, ठीक है। मुझे लगती है अनलेस एंड अनटिल कि आप ये व्यवस्था कर दें कि अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं तो फिर अपने बूते पालिए। सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए, ना आपका राशन कार्ड बनेगा, ना आपको अगर कोरोना आ रहा है 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है तो उस लाइन में आप मत लगिएगा। आपने अपने बच्चों का हिसाब खुद तय करना है, उसमें मत घुसिएगा। आपको फ्री का जो आयुष्मान कार्ड बनता है वो नहीं बनेगा। अपने बच्चों को खुद पालिए। आपकी डिलीवरी के लिए जो सरकार फ्री में आपका डिलीवरी करा रही है वो नहीं कराएगी, वो खुद कराइए। हर चीज से बेदखल कर दीजिए, तब जाकर होगा, तब जाकर देना होगा हर चीज से। अरे इनकम टैक्स कौन दे रहा है सर? इनकम टैक्स कहां दे रहा है वो 4 बच्चा पैदा करने वाला? हाँ चलो मान लेते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज हो हर तरफ से आपको उसको घेरना पड़ेगा ताकि उसका जीना लगभग मुश्किल हो जाए, उसे लगे कि घुटन हो रही है। अगर आपने 2-4 लुक्रेटिव ऑफर दिए तो हिंदू भाई वो चारा खा जाएंगे और 100 साल बाद उसका नुकसान होगा।
नहीं, एक और आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि कई ऐसे हिंदू हैं जो मुसलमान से ज्यादा मुसलमान को गोद में लिए बैठे हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। नहीं, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, जो हिंदू होकर हिंदू की अगर बात करेगा तो उसको एक तो कम्युनल बता देते हैं ये लोग, ठीक है। आप मुसलमान मुसलमान करिए, वो कम्युनलिज्म नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू और मुसलमान दोनों की बात कर लीजिए तो आप हिंदू मुसलमान करते हैं। मुसलमान मुसलमान करने वाला कम्युनल नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करने वाले इस देश में कम्युनल बताया जाता है। कहा जाता है तुम हिंदू मुसलमान करते हो। मैं तो छाती ठोक के कहता हूं कि मैं करता हूं हिंदू मुसलमान, क्योंकि मैं हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करता हूं। तुम सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते आए हो, इसलिए तुम कम्युनल हो, मैं कम्युनल नहीं। पहली बात। दूसरा, मैं आपको बताता हूं वो क्यों गोद में बैठाते हैं, और ये मुसलमानों को भी समझ में आना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि भाई मुसलमान तो जो है वो पैदाइशी भड़का हुआ है, वो थोड़ा सा टेम्पर उसका हाई रहता ही रहता है। ये जो वर्ग है ना, इकोसिस्टम, जिसको लगता है कि हमको इस्तेमाल करने के लिए एक भीड़ भी तो चाहिए, उसको ये पता है कि अगर मैं मुसलमानों को गलत सही हर चीज में आंख मूंद कर सपोर्ट करता हूं तो ये भी बिना लॉजिक के मुझे सपोर्ट करेगा। हिंदू क्या है, हिंदू लॉजिक देखने जाएगा कि मैं अगर सपोर्ट कर रहा हूं तो ये सामने वाला बात ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कहीं ये कम्युनल तो नहीं है, कहीं ये मुझे धर्मनिरपेक्षता से जो है वो दंगाई तो नहीं बना देगा वहां ले जाकर, क्या वो मेरे दिमाग में कम्युनलिज्म तो नहीं डाल रहा, कहीं देश के लिए खतरा तो नहीं है, समाज के लिए खतरा तो नहीं है, फलाने के लिए खतरा तो नहीं है, ढमकाने के लिए खतरा तो नहीं। 10 पैरामीटर पे आपको चेक करने के बाद वो आपके साथ खड़ा होगा या नहीं। उनको ये पता है कि एक ऐसी भीड़ है जो कोई पैरामीटर नहीं चेक करेगी, उसको बस इस बात का भरोसा होना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई अच्छी या बुरी बात कुछ भी हो रही हो, और अगर मैं कहूंगा कि तो इतने में ये आदमी मेरे आगे खड़ा हो जाएगा और पूरा इकोसिस्टम जो है माहौल संभाल ले, भीड़ के तौर पर मैं पीछू। इसलिए मुसलमान का मैं कहता हूं, मुसलमानों को अब ये समझ में आए ना समझ में आए, मुसलमान का इस्तेमाल जितना नेता करते हैं उससे कहीं ज्यादा ये वामपंथी, ये पिद्दी मीडिया जिसको मैं कहता हूं, ये जो मीडिया का वर्ग है, ये लोग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अकेले नहीं कर पाएंगे, उनको एक भीड़ चाहिए जो बिना सिर पैर देके सपोर्ट करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को अपना खुद का मीडिया हाउस चाहिए, जिसमें कम्युनिटी की बात करने वाले लोग बैठें, पढ़े लिखे तरीके के नॉर्मल लोग, ठीक है, रिलीजियस लोग नहीं, नॉर्मल लोग, जो इस्लाम की बात ना करें, कम्युनिटी की बात करें। क्योंकि इस्लाम की बात करने के लिए तो है ही, मौलवी हैं, मौलाना है, हाफिज़ हैं, ये एक्सपर्ट हैं, राइट, उसमें जो भी हैं जैसे भी हैं, ठीक है, एक्सपर्ट हैं, कुछ ढंग के हैं, बाकी तो जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन बात यह है कि कम्युनिटी की बात करने वाला कौन है, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि हमारा खुद का मीडिया हाउस हो। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फिर बात लंबी हो गई। जब मैं अपनी पीएचडी कर रहा था, उसमें एक मुझे सर्वे करना था, तो क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है तो मैंने करीबन 8-9 कंट्रीज में उसका सर्वे किया। यानी मैंने अपने रिलेटिव्स को क्वेश्चनर भेज दिया, मैंने कहा इसको भरवा के वापस भेज देना। उसका सर्वे एक हिस्सा था और इंग्लिश में सर्वे था, ध्यान रखिएगा। 10 सवाल थे, इंग्लिश में सर्वे था, अरबी में नहीं था, हिंदी में। उसमें एक सवाल ये था कि अगर मुस्लिम मर्द ये करता है तो आपके हिसाब से ये इस्लामी नजरिए से गलत है। उसमें भाई साहब मैं पूरी दुनिया में मैंने सर्वे किया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नॉर्वे, अमेरिका, क्योंकि ऑनलाइन तो आप कहीं भी कर सकते हो, हर जगह रिश्तेदार हैं, हर जगह दोस्त हैं। तो 98-99% मुस्लिम्स ने ये कहा था, उसमें से मुस्लिम्स का सर्वे था कि ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये इस्लाम के खिलाफ है। लास्ट सवाल था कि इस आदमी को मॉडर्न लॉ के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सुशांत भाई, पूरी दुनिया का पढ़ा लिखे आदमी ने, जो हमारे दोस्त, रिलेटिव्स, उनके दोस्त 5000 सैंपल आए थे मेरे पास, वो जो एवरेज था वो 97 से घटकर 27 आ गया था कि सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। वो पढ़ा लिखा आदमी जो यहां सवाल में कह रहा था इस्लामी नजरिए से गलत किया है, 3 सवाल बाद वो आदमी जवाब ये दे रहा था कि नहीं, लेकिन सजा मॉडर्न नहीं मिलनी चाहिए। ये तो हमारा आईक्यू लेवल है पढ़े लिखे मुसलमान का यार। और हम उम्मीद करते हैं टायर वाले से, पंचर वाले से, मैकेनिक से कि वो रेवोल्यूशन लाएगा। पढ़ा लिखा मुसलमान तो मौलानाओं से भी ज्यादा बदतर है। अच्छा देखिए, एक अच्छा सुझाव आ रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि 2 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो उनके वोटिंग राइट्स ले। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। एक सीमा के बाद, मतलब ये अगर आपने अभी कर लिए हैं तो ठीक है, अब आप 2 से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं तो मत दीजिए। देखो सुशांत भाई, हम लोग एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो अच्छाई भी है और बुराई भी है। मैं 2 एग्जांपल देता हूं। आपने अभी मेजॉरिटी की बात करी, मेजॉरिटी क्या चाहती है? आप पूरे भारत में सर्वे कर लीजिए, 88% ये बोलेंगे या 80% सर्वे निकल के आएगा कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। हो पाई? नहीं हो पाई। लोगों को पता नहीं है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, दोनों में फर्क होता है। अभी हम गौमांस, आप पूरे भारत में सर्वे कर लीजिए, 98% कहेगा कि गौमांस पर रोक लगना चाहिए। क्या हमारी सरकार और क्या भाजपा की सरकार गोवा, नॉर्थ ईस्ट और पौंडीचेरी के कुछ हिस्सों में इस पर रोक लगा पाई? नहीं लगा पाई। कुछ बातें एकेडमिकली स्टूडियो में बड़ी अच्छी लगती हैं। अटल जी प्रपोजल लेके आए थे, सारी नदियां जोड़ दो, पूरे देश में ना सूखा पड़ेगा ना बाढ़ आएगी। सुनने में कितना अच्छा लग रहा था। हो पाया? नहीं हो पाया। धरातल पर जाके चीजें बहुत बदलती हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन है,
मान लीजिए किसी घर में आप कह रहे हैं कि मान लीजिए 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनका वोटिंग राइट्स नहीं ले सकते, ठीक? मुझे नहीं आता। ये तो कर सकते हैं कि घर में 2 बच्चे तक को वोटिंग राइट होगा, तीसरे चौथे पांचवे को नहीं होगा। तुम तय कर लो कौन देगा नहीं देगा। माता पिता +2 को वोटिंग राइट होगा। मेरे भाई जब वो जवान होगा तो उसके माँ बाप की गलती की वजह से तुम उसका वोटिंग राइट ले लोगे? मैंने तो अपने माँ बाप से पूछे कि जब तुमको पता था कि मेरा वोटिंग राइट नहीं होगा तो तुमने क्यों पैदा किया? ये जिम्मेदारी कहीं तो नहीं होगी। कह रहे हो ना कि तीसरे चौथे पांचवे का वोटिंग राइट नहीं होगा तो वो 18 साल का होके कहेगा कि गलती तुमने करी, वोटिंग राइट मेरा चला गया 18 साल बाद। हाँ तो भाई वो अपने माँ बाप से बोले। माँ बाप को यह खौफ होना चाहिए कि मेरा बच्चा मुझसे पलट के पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। एज एन एडल्ट वो तो इंडियन सिटीजन है ना, तो वो तो आप बोलेगा कि भाई मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे वोटिंग राइट दो। तो वो भी आप नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। ये भी मुझे प्रैक्टिकल है। 2 से ज्यादा बच्चे, बिजली की दर अगर 7 रुपए दे रहे हो उसको उठा के एकदम से 11 कर दो, फलाना कर दो, एडमिशन फीस हाई कर दो, टैक्स कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वोटिंग राइट आप भारत में रहते हुए मेरे भाई। अरे रिजवान भाई उसमें देखिए, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि दूसरी आपको 10 जो व्यवस्थाएं वो करनी पड़ेंगी, लेकिन मान लीजिए वो तो कोई और भी करे। भाई जब एक इकोसिस्टम है जो इस भीड़ को तैयार करने के लिए बैठा हुआ है कि हम सपोर्ट करेंगे, वो कल को कहेगा तुम 6 बच्चे पैदा करो, तुम्हारा बिजली बिल मैं भरूंगा, तब क्या कर लीजिएगा? तुम्हारा राशन मैं लाके दूंगा, क्या कर लीजिएगा? लेकिन जब उस इकोसिस्टम को भी ये पता चलेगा कि 2 बच्चों के बाद तीसरे चौथे पांचवे को वोटिंग राइट नहीं होगी, तब उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा मुसलमान में। मुसलमान में इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि बल्क में वोट देता है और भर भर के वोट देता है। भाई मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हो जाएंगी, नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक खत्म कर दिया, जाके वोट थोड़ी देती है। सुशांत भाई हम लोग रूरल इंडिया से भी जुड़े हुए हैं, हर हिंदुस्तानी जुड़ा हुआ है। मैंने ये चीज मैंने अपने केयर टेकर को अपने छोटे से फार्म पर इस मारे जॉब से निकाला क्योंकि उसका 5वां बच्चा हो गया मेरे देखते देखते, और उसका नाम ही इज अ नॉन मुस्लिम। तो ये प्रॉब्लम अब आप कह रहे हैं कि ये तो मैं ये कहां कह रहा हूं कि ये सिर्फ मुसलमानों पर हो, हिंदू भी 5 बच्चा पैदा कर रहे हैं। ये चीज धरातल पर प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगी बड़े भाई। अरे तो प्रैक्टिकल तो ये भी नहीं है कि आप कोड़े मार के उनसे कहेंगे बच्चे मत पैदा करो, वो नहीं हो पाएगा रिजवान भाई। अभी तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आप बत्ती की दर में उनको घेर सकते हैं, आप और किसी सब्सिडी में घेर सकते हैं, आप राशन कार्ड में घेर सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट आप कर्टेल नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, नहीं कर पाएंगे। वो कुछ ज़्यादा ही विजिबल हो जाएगा ना डेमोक्रेसी के हिसाब से, वो कुछ ज़्यादा ही इनियो फेस हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अब इसका रास्ता ये निकाल लिया गया कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ लोगों की जिम्मेदारी उठाएंगे, उनकी बढ़ी हुई बिजली दर भरेंगे, उनका राशन कार्ड जो है ना भी बने तो वो उनको राशन ला के देंगे, उनको हर चीज सुविधा देंगे, तब क्या कीजिएगा? कब तक देंगे? इतनी बड़ी आबादी का कौन देगा? ये भी नहीं हो पाएगा। देखिए सारी समस्या की जड़ वोटिंग में छुपी है, कहीं तो कुछ उसको भी लेके करना होगा मेरे भाई। अभी तक वोटिंग राइट को लेके बड़े भाई दुनिया में तो ऐसे कदम नहीं उठ पाए, और दुनिया तो जो कर रही है हम वही नहीं कर पा रहे। मान लिया अब कौन सी गवर्नमेंट आके ये फैसला लेगी? यहाँ पर मोदी जी दिल बिछा के रख दिए हैं, तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो सवाल पूछने वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। और देखिए आप कंडीशन देखिए, अभी मैंने इस पे बात की थी, आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो अमेरिका की एक अरब ओरिजिन की अंडर सेक्रेटरी उजरा नाम है उनका, इस टाइम वो भारत आई हुई है, भारत और बांग्लादेश की यात्रा पर, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने के लिए, सिविल सोसाइटी एनजीओ से मिलने के लिए, माइनॉरिटी से मिलने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और माइनॉरिटी राइट को डिस्कशन करने के लिए अभी जब हम बात कर रहे हैं, वो कहीं घूम रही है इस टाइम दिल्ली में। तो भाई साहब इतना तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रखी है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, इतना तो हम कभी कभी झुक जाते हैं उनके सामने कि वो हमारा रिपोर्ट कार्ड बना के यहाँ से ले जाएंगी। हैं? कोई मजाल है किसी देश में दूसरे देश का एक प्रतिनिधि आकर यहाँ की सिविल सोसाइटी से मीटिंग करे तुम्हारी राइट्स को लेकर, चले जाओ चाइना रशिया करने, पता चल जाएगा अमेरिका की क्या औकात है। तो अभी भारत हमारा वो नहीं रह गया है मेरे भाई, आप यकीन करिए अभी तक सीएए के रूल्स तो बने नहीं है। अब मैं बोलूंगा तो कोई बोलेंगे आप सब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। 4 साल होने को आ रहे हैं, 3 साल सीएए के रूल्स तो ड्राफ्ट हो नहीं पाए सुशांत भाई। यार हम लोग क्या जाके आबादी की लड़ाई लड़ेंगे? अभी तक हिंदू एंडोनमेंट एक्ट जो मंदिरों को सरकार ने अपने अधीन कर रखा है वो तो लोग छुड़वा नहीं पाए, वक्फ एक्ट अभी खत्म हो नहीं पाया, और हम बात कर रहे हैं कि वोटिंग राइट खत्म कर दी जाए। अरे पहले ये चीजें तो खत्म करो, शुरुआत तो करो, फिर उसके 15 साल बाद देखेंगे क्या करना है भाई। देखिए अब क्या खत्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक चीज तो खत्म करनी ही पड़ेगी और वो है ये शो, क्योंकि हम लोग बात करते करते घंटा भर निकालनी है और ये चर्चा आपके साथ चलती चली गई। बहुत सारे लोगों ने भी कमेंट किया है, मैं सबके कमेंट दिखा नहीं पाया, लेकिन हमने कमेंट्स पढ़े। और अभी आप ये वीडियो जब भी देखें अपने कमेंट जरूर दें कि क्या आपको यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ लगता है, क्या नरेंद्र मोदी को 2024 के पहले यूसीसी ले आना चाहिए, क्या मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, और चौथी बात, क्या आबादी कंट्रोल करने के लिए जो एक ऑप्शन हम दोनों की चर्चा में आया कि या तो सारी जो सुविधाएं वो आप रोक दीजिए कि भाई सरकारी घर नहीं मिलेगा आपको, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, राशन कार्ड नहीं बनेगा, ये अच्छा विकल्प है, या 2 से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएं, ये अच्छा विकल्प है, और क्या ये हो पाएगा? इन सारी बातों पर अपनी राय दीजिएगा। रिजवान भाई
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय हिंद। और इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, बहुत लोग लिख रहे हैं कि हम लोग बहुत बहुत दिन पे मिलते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि रिजवान भाई की वकालत होती है 5 दिन, मेरी पाठशाला होती है, और छठे 7वें दिन वो चले जाते हैं अपने फार्म हाउस पर बच्चों को देश की सेवा में के लिए ट्रेन करने के लिए। तो इसलिए हमारा जो है वो कार्यक्रम थोड़ा रुक जाता है, लेकिन कुछ करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि देश के विषयों पर हम जो है वो चर्चा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ब्रदर, टेक केयर, लव यू। थैंक यू सो मच। ओके फाइनली तो बात यह है कि बड़ा वो ना क्या होता है कि मेरी आदत नहीं है इतना स्लो देखने की, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है चल रहा है राइट, वरना क्योंकि मेरी आदत है 2.5 या फिर 3 पे देखने की, तो वो फट चलता है राइट। तो अच्छा, अब मैं एक जो सारी कहानी है उसका मैं जो आपको एक सिंपल सा आंसर मैं आपको दूंगा जो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। वो ये है कि हमें एक अपना खुद का मीडिया हाउस चाहिए इस देश के अंदर, जो मुस्लिम कम्युनिटी से निकलकर पढ़े लिखे लोग जो कि मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें वो बनाए, ठीक है। और जब ये ऐसे मुद्दे आते हैं ना तो वो लोग खड़े होकर कम्युनिटी को बताएं कि नहीं दिस इज़ व्हाट दिस इज़ राइट, इसमें ये लिखा है ये नहीं लिखा है, अभी ये आया नहीं है, पहले आ जान दो फिर हम बात करेंगे इस बारे में राइट। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि जो नॉर्मल मीडिया जो हमारा जो मीडिया है उस पर जब नेशनल मीडिया में बता रहा हूँ उस पर जब मुस्लिम्स को बुलाया जाता है ना तो उन्हें अपनी बात रखने के लिए नहीं बुलाया जाता, उन्हें हंगामा करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि टीआरपी बढ़ेगी, अरे देखिए इस शो में ऐसा हो गया, अरे वो उसने ऐसा बोल दिया, वो वहाँ से इतना जो लेवल हमारी इसका मीडिया का, इंडियन मीडिया का जो गिरा हुआ है ना आज के टाइम पे, मतलब किसी ने ये बात कही थी कि जो मीडिया पे जो लोग आते हैं ना, टेलीविज़न मीडिया पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनमें से कोई एक्सपर्ट नहीं होता, क्योंकि एक्सपर्ट ऐसे बात नहीं करते, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे हिसाब से सारा सोल्यूशन यही है कि हमारा अपना खुद का मीडिया हाउस होना चाहिए जिसमें हम ये सारी चीज़ें बता सकें, बात कर सकें और इस बात को हम डिस्कस कर सकें अच्छी तरीके से, ठीक है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते, अगर हम वो कर पाएँ तो आई थिंक काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यही मुझे इस बारे में कहना था, बहुत सारी बातें थी बट उसका जो निष्कर्ष जो बोलोगे आप या उसका जो टोटल सोल्यूशन निकलेगा ना वो 2 ही बातों से निकलेगा। एक, मुस्लिम्स को सीखना चाहिए कि हाउ टू कंपार्टमेंटलाइज डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टॉपिक्स, और दूसरा हमें अपना मीडिया हाउस चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उस पर कोई मौलानाओं को मत बिठाना बुला के। नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स हु हैपन्स टू बी अ मुस्लिम, वो कम्युनिटी को डायरेक्शन दिखाने, कम्युनिटी की बात करने, उनकी ज़रूरतों की बात करने आए, ना कि इस्लाम की, ना कि दीन की। उसके लिए मौलाना हैं और वो कर रहे हैं, उन्हें करने दो, ठीक है। यही सिंपल सा तरीका है, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत पीछे रह चुके हो राइट। आप एक सिंपल सी बात में बताऊं तो लोग कहते हैं कि भाई हमारी कौन सुनता है, हम तो मजबूर हैं, हम तो हमारे साथ तो बुरा होता है, हमारे साथ तो गलत होता है, हमारे लोग नहीं हैं गवर्नमेंट में। तो क्यों नहीं है, क्या कर रहे थे आप राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, बट एंड टू एंड यही सोल्यूशन निकलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखना और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय लिख के ज़रूर बताना। टेक केयर।